सशक्त भू कानून बनने के बावजूद भी आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ कैमरामैन अविरल जी दिखाएंगे कि ये है हरियाणा वालों की कोठियाँ, जहाँ पूर्वजों की कई पीढ़ियाँ रही हैं, उन ज़मीनों को बेचकर यहाँ से खाली करके चले जा रहे हैं। मेरी नई शादी हुई थी तो मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ इस कमरे में बैठ के खाना खाया था और आज इस स्थिति को देख के मुझे इतना दुख हो रहा है। अब सरकार की तरफ से मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई योजना है जो पहाड़ पर नहीं पहुँची। उत्तराखंड में आप जगह जगह भी जाओगे तो ऐसा ही हो रहा है। एक बड़ा लैंड जो परचेज किया जा रहा है वो लोकल आदमी कर रहा है। उसके पीछे कौन है वो तो भगवान जाने, लेकिन लोकल आदमी परचेज करता है और फिर जो लिमिट है उस लिमिट में 100 गज करके परिवार के 3 सदस्यों को बेच दी। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ टिहरी गढ़वाल के पट्टी मखलोवी और नकोट गाँव में। आज मैं एक फ्रेम से आपको उत्तराखंड की 2 ऐसी दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। एक तरफ जहाँ पलायन का आप देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे इस घर को जो खंडर स्थिति में पड़ा है, गोस्ट विलेज आपने बहुत सुना होगा। जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो गोस्ट विलेज आपको देखने को मिलेगा कि 1500 गाँव गोस्ट विलेज हो चुके हैं उत्तराखंड में। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है नकोट गाँव के इस खंडहर घर की। आप देख सकते हैं इस दहलीज में कभी ये लोग बैठे होंगे, कभी किसी ने खाना बनाया होगा। तो जो भी इस यहाँ के लोग हैं, जो इनके पूर्वज रहे होंगे, जो इनके पितृदेव होंगे, जो इनके इष्ट देव होंगे, कुलदेव होंगे, वो आज भी राह देख रहे होंगे कि हमारे लोग घर आएँ। तेज़ी से पलायन हो रहा है, लोगों ने घर बेच दिए हैं। यहाँ जब हम यहाँ से आते रास्ता तक नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। और देख सकते हैं आप कितने यहाँ पे झाड़ झंकार और कितनी यहाँ पे झाड़ियाँ हो रखी हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर पलायन की मार आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है। वहीं दूसरे फ्रेम में हम देखते हैं भू कानून। सशक्त भू कानून बनने के बावजूद भी आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ कैमरामैन अविरल जी दिखाएंगे कि ये है हरियाणा वालों की कोठियाँ। वो ज़मीन खरीदते हैं, यहाँ पे बड़ी ही दिव्य और भव्य कोठियाँ बनाते हैं, बड़ी लग्जरी कोठियाँ बनाते हैं। तो आखिर में सशक्त भू कानून के होने के बावजूद कैसे यहाँ पर ज़मीनें बिक रही हैं? ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई यहाँ का लोकल कोई भू माफिया होगा, यहाँ का जो स्थानीय होगा वो कोई भू माफिया होगा, वही लोग बेच रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं डुकलान जी, उनसे बात करते हैं। डुकलान जी नमस्कार। क्या ये बताइए कि आप एक फ्रेम में 2 अलग अलग दृश्य देख रहे हैं और दोनों में ही दर्द छुपा हुआ है उत्तराखंड का, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, दर्द तो है ही। ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ तो कई लोगों के बचपन बीते और रहे, पले बड़े, यहीं से बड़े हुए। आज जहाँ भी होंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिस चीज़ के लिए भी पलायन हुआ होगा, लेकिन जर्जर हालात में घर देखकर दुख होता है। लेकिन एक चीज़ है कि चलो जो भी है उनका, आज नहीं कल नहीं वो बनाएंगे, बनेंगे, जगह उनकी अपने पास है। लेकिन दूसरी जो कहानी नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि ज़मीनें बेच दे रहे हैं। जहाँ पूर्वजों की कई पीढ़ियाँ रही हैं, उन ज़मीनों को बेचकर यहाँ से खाली करके चले जा रहे हैं। अब जो ये ऊपर कोठियाँ बनी हैं, ये किसी ने ज़मीन तो बेची होगी। जब भू कानून की बातें होती हैं, हम ऐसा नहीं है कि कोई आके रह रहा है तो हमें उससे कुछ तकलीफ़ है, लेकिन ये है कि जब भू कानून की बातें होती है, लेकिन उसको जब ग्राउंड में देखते हैं तो उसमें कई लूप फॉल ऐसे निकल जाते हैं कि जिसको ख़रीदना है, जिसको बनाना है, वो बना ही लेता है। उसका एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। जी, अच्छा ये बताइए कि कैसे रोका जा सकता है, कि आपको किसकी इसमें अहम भूमिका नज़र आ रही है? कैसे बिक सकता है यहाँ पे ज़मीन को, कैसे बिना किसी, जब तक आपका स्थानीय लोकल नहीं मिलेगा? क्योंकि अब तो 200-250 के आसपास आप ज़मीन खरीद सकते हैं ना, गज के आसपास, या 1-2 नाली के आसपास, ऐसा कुछ है कि तो वही लूप, तो ऐसे में इतना ज़्यादा कैसे बन सकता है? ये पूरी हरियाणा वालों की जो कॉलोनी कैसे अब यहाँ पे तो वही लूप फॉल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उत्तराखंड का आदमी है वो तो कितनी भी खरीद सकता है। तो वो क्या करता है, एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का ले लेता है और उसके बाद जितना अलाउ है बेचना, उस हिसाब से अलग अलग परिवार में 2 सदस्य हैं तो 100 गज बेच दी। ऐसे करके यहीं का आदमी पहले पूरी ज़मीनें खरीदता है और फिर उसको 100 गज में बेच देता है। वही उसका उसमें आप कई लोग होंगे जिनके मकान बने। इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड में आप जगह जगह भी जाओगे तो ऐसा ही हो रहा है। एक बड़ा लैंड जो परचेज़ किया जा रहा है वो लोकल आदमी कर रहा है। उसके पीछे कौन है वो तो भगवान जाने, लेकिन लोकल आदमी परचेज़ करता है और फिर जो लिमिट है उस लिमिट में 100 गज करके परिवार के 3 सदस्यों को बेच दी या किसी कंपनी के नाम पर बेच दी। ऐसे करके पूरी ज़मीनें आप देखोगे इस इलाके में तो बहुत जगह हमने देखे, पहाड़ के पहाड़ लोगों ने इसी तरह से खरीद के लोकल आदमी के नाम पे खरीद रहे हैं और 100 गज में बेच दे रहे हैं। रोका कैसे जा सकता है इससे? आपको लगता है कि जैसे ग्राम प्रधान है,
ऐसा हो सकता है कि जब तक गांव वालों की सहमति ना हो, अगर कोई आदमी बाहर वालों को बेच रहा है उसका गांव में बहिष्कार किया जाए, इस टाइप के कानून नियम गांव तक भी बनने चाहिए, क्योंकि सरकार कितना करेगी, सरकार तो कर रही है अपनी तरफ से। क्या इसमें गांव वालों भी उतने ही दोषी हैं जितने अन्य लोग? देखो ऐसा है, चावल में अगर कंकड़ होगा तो उसको अलग दिख जाएगा, उसको निकाल के आप फेंक दोगे। लेकिन जब कंकड़ वाले ही चावल होंगे तो तब क्या करेंगे? अगर पूरे इलाके में 2-4 आदमी ऐसे हैं जो ज़मीनों का खुर्द बुर्द कर रहे हैं तो उनको आप पकड़ सकते हो, उनके लिए रूल रेगुलेशन बना सकते हो। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब पैसा दिखता है, एक ने बेची, दूसरे ने बेची, तो ऐसे करके धीरे धीरे आदमी अपनी ज़मीनें बेचने लगता है। तो पहले 1-2 आदमी होते थे तो ग्राम पंचायत डिसीजन ले लेती थी कि नहीं भाई, हमारी पंचायत की ज़मीन नहीं बिकेगी। लेकिन अब क्या है, लोगों को पैसे का लालच भी होने लगा है, क्योंकि जो पीढ़ी अब आ रही है उसका बचपन नहीं बीता है पहाड़ों में, उसने दुख दर्द नहीं देखा है। पुरानों ने तो देखो ये पत्थर भी बड़े दूर दूर से लाए होंगे तो उन्हें दर्द है, तो वो सब कुछ कर लेते हैं, ज़मीन नहीं बेचते हैं। लेकिन अब जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ पले बड़े हैं नहीं, बाहर ही सब रह रहे हैं, तो उनको इतना दर्द नहीं है, इसलिए वो बेच दे रहे हैं। तो ऐसा है कि तब तक नहीं रुक सकता है ज़मीनों को बेचना जब तक लोग खुद से ना सोचे कि हमें नहीं बेचनी, जो पूर्वज सोच रहे थे। अब न्यू जनरेशन जब तक समझेगी नहीं कि आने वाले 50 सालों में पहाड़ों की जो ज़मीनें हैं वो कोहिनूर बनने वाली हैं, क्योंकि ये शहरों में बहुत पॉल्यूशन है, तो जब तक उनके मन से नहीं आएगा तब तक नहीं रुक सकता है। ग्राम पंचायतें क्या कर लेंगी? तो धन्यवाद आपका। हम लोग सोशल मीडिया पे एसी रूम में बैठकर तमाम तरह की डिबेट करते रहते हैं कि पलायन के ऊपर ये होना चाहिए, पलायन के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ उनियाल जी, उनसे बात करेंगे और बात करते हैं। उनियाल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आइए इधर आइए आप थोड़ा सा। अच्छा उनियाल जी, हमने 2 मुद्दों पे बात करी। इस क्षेत्र में आप स्थानीय निवासी हैं। एक फ्रेम में 2 चीज़ें हमें दिखाई दी यहाँ पे, एक तरफ पलायन की मार और दूसरी तरफ सशक्त भू कानून होने के बावजूद भी बाहर के लोगों का ज़मीन लगातार खरीदना। लेकिन अब ये बताइए कि यहाँ का आदमी बाहर क्यों जा रहा है? क्या उसे यहाँ पे संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं? और बाहर के आदमी को यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि वो यहाँ पे आ रहा है? और वो कौन सी कमज़ोर कड़ियाँ आपको नज़र आती हैं कि लोग बाहर वालों आखिर में सशक्त भू कानून होने के बावजूद भी ज़मीन खरीद पा रहे हैं? देखिए, पहले जो पलायन वाली जो स्थिति होती थी ना, वो ऐसा था कि रोजगार नहीं था, सड़क नहीं थी, चिकित्सा नहीं थी, बच्चों के लिए स्कूल नहीं होता था, तो वो लोग चलो पहाड़ अपना रोजगार के सिलसिले में शहर चले जाते थे। पर अब तो यहाँ सब कुछ है ना, अब किस बात का पलायन? अगर आप अब भी जा रहे हो तो अब ये मकान आप देख रहे हो, ये जो सामने कमरा देख रहे हो ना आप, इस कमरे में मैंने बैठकर खाना खाया हुआ है जी। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। इस कमरे में मैंने, जब मेरी नई शादी हुई थी तो मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ इस कमरे में बैठ के खाना खाया था, और आज इस स्थिति को देख के मुझे इतना दुख हो रहा है। और दूसरी तरफ जो आपने अभी देख रहे हैं उधर की, आप हरियाणा वालों के या दिल्ली वालों के, बाहर के लोगों के हैं, उन लोगों को यहाँ का अट्रैक्शन क्या है कि पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा है, साफ़ हवा है, साफ़ पानी है, मतलब मेडिकल के हिसाब से भी जीने के लिए अनुकूल वातावरण है। मतलब अगर आप यहाँ रहें तो आपकी उम्र 10-15 साल वैसे ही बढ़ जाए। अब उन लोगों के पास पैसा है तो वो लोग आ रहे हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं तो ये लोग जा रहे हैं। ये लोग अपनी ज़मीनें बेच के देहरादून का नौकरी चाकरी का, बच्चों को पढ़ाने का बहाना, जो भी कहें आप, हर एक आदमी की अपनी अपनी मजबूरी है। इन लोगों के पास कोई मजबूरी नहीं है, अलबत्ता पैसा बहुत है, तो ये अपने व्यू के हिसाब से यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, पलायन का पहले बेसिक कारण होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पे, चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी देख रहा हूँ, सरकारी स्कूल भी देख रहा हूँ, और घर घर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी पहुँची हुई है। जल जीवन मिशन के तहत पानी भी घर घरों तक पहुँच रहा है। उसके बावजूद आप, मुझे लगता है कि रिवर्स पलायन होना चाहिए था। कम से कम 2-4 दिन या कुछ दिन तो गुजारो। गुजरात में एक था ना, एक स्लोगन, मैं तो कहता हूँ कुछ दिन तो गुजारो अपने उत्तराखंड में, जिन्होंने बाहर गए। कुछ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जब आप बाहर गए हैं 20 साल पहले, 25 साल पहले, आप सक्षम भी हुए होंगे, आप घर आ सकते हैं और कुछ दिन यहाँ पे आपके यहाँ पे इगास मनाई जाती है। आप घर में घर बनाइए, इगास मनाइए, अपने इष्ट देव, कुल देव, पितृदेवता, वो आज भी इंतजार में बैठे होंगे। आप, मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो देखिए ना, अब इन लोगों ने जो भी पहाड़ के लोग नीचे, चलिए आप देहरादून में कोठियाँ बनाइए, आप बंगले बनाइए, आप तरक्की कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पितरों के घरों को ऐसा मत छोड़िए। अब सरकार की तरफ से मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई योजना है जो पहाड़ पर नहीं पहुँची हो, चाहे वो जल वाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो। सड़क भी आपके गांव में है, पानी भी आपके गांव में है, आपके गांव में बिजली भी हमेशा है, 24 घंटे, बिल भी इतना हाई फाई नहीं आता है, सब कुछ आपके पास है। फिर भी आप
अब क्या ऐसा, चलो ठीक है, पहले आपके दादा ने, आपके पिताजी ने पलायन किया होगा रोजगार के लिए, आपके लिए किया होगा, हमारे पिताजी हमारी वजह से गए होंगे या नौकरी में पोस्टिंग कहीं मिल गया वो, चलो वो सारी मैटर हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हो तो मेरा यही कहना है, यही अपील है कि अगर आप सक्षम हो तो कम से कम अब तो अपने घरों का ऐसे मत छोड़ो, कम से कम उनको रहने लायक बना लो, टीन डाल लो या आंगन की सफाई करवा लो। मतलब अपने जो घर हैं उनको विलेज न बनने घोस्ट विलेज, घोस्ट हाउस तो ना बनने दो। हाउस न यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ भूत भी ना रहे भाई साहब, ऐसी हालत इन घरों की हो रखी है कि भूत भी यहाँ रहेगा तो डर जाएगा। तो अभी दिन में तो हम खड़े हैं, रात में आप बताओ, आप आ सकते हो यहाँ पे, लगा हुआ, आप इतनी बुरी हालत इन घरों करती है। लेकिन जब आप सक्षम हैं, आपने 1-2 पीढ़ी शहर में खपा लिए हैं, पैसे कमा लिए हैं, तो भैया कम से कम इन घरों का कुछ तो ध्यान रखो। सही बात। जी। और रही रोजगार की बात ना, तो ऐसा कोई योजना नहीं है, चाहे वो पशुपालन से संबंधित योजना हो, पोल्ट्री फार्म से संबंधित योजना हो, कोई भी योजना हो, योजनाएं यहाँ गवर्नमेंट बहुत देती है। बस हम लोग खुद देहरादून से आकर यहाँ नहीं बसना चाहते, फैक्ट यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पलायन और भू कानून होने के बावजूद भी भारी लोगों का ज़मीन खरीदने वाला मुद्दा। यहाँ पे हम लोग आए थे टिहरी गढ़वाल के मखलोवी पट्टी में, और ये हमने आपको दिखाया एक फ्रेम में 2 चीज़ें, 2 दर्द एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।